हेलो। आज की वीडियो में हम करेंगे कॉस्ट रिडक्शन के बारे में। कॉस्ट रिडक्शन बेसिकली क्या होता है कि जो हम गुड्स या सर्विसेज बना रहे हैं उनकी कॉस्ट को परमानेंट बेसिस पर जो है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज जो हम दे रहे हैं उसको जो है वो कम करना, दैट इज नोन एज कॉस्ट रिडक्शन। एंड जब हम कॉस्ट कम कर रहे हैं तो उसमें जो है उसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई भी असर नहीं आना चाहिए, यानी कि जो है वो उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। क्वालिटी ऑफ गुड जो है वो या सर्विसेज जो है वो हमें मेंटेन रखनी है और उसमें जो है वो परमानेंट बेसिस पर जो है उस प्रोडक्ट या सर्विस की जो है वो कॉस्ट को कम करना, दैट इज नोन एज अ कॉस्ट रिडक्शन। तो क्या कह रहे हैं कि कॉस्ट रिडक्शन मे बी डिफाइंड एज अ परमानेंट रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज रेंडर्ड विदाउट इम्पेयरिंग देयर क्वालिटी एंड सुटेबिलिटी फॉर यूज, की उनका जो क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए और जिस पर्पज के लिए वो यूज की जाती है उनकी सुटेबिलिटी के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज या कोई भी चेंज उसमें नहीं होना चाहिए कि वो उसकी क्वालिटी भी रहे और जिस पर्पज के लिए वो यूज की जाती है वो भी उसके लिए सुटेबल रहनी चाहिए। और इसके साथ साथ क्या है कि कॉस्ट रिडक्शन का मतलब है कि परमानेंट बेसिस पर जो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज रेंडर्ड की जो सर्विसेज दे रहे हैं या गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी कॉस्ट को कम करना है। बट ये ध्यान रखना है कि उसकी क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, ना ही उसके यूज़ में जो है वो कोई उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। यूज़ भी उसका वो प्रॉपर रहना चाहिए और परमानेंट बेसिस पर कॉस्ट कम करनी है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट रिडक्शन और मीनिंग ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। तो इसके बारे में चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लंदन ने क्या कहा है, कॉस्ट रिडक्शन एज द अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट रिडक्शन। यहाँ पर भी ये वो कह रहे हैं कि इट इज अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट, की रियल बेसिस पर रियल टर्म्स में जो है वो कॉस्ट कम हो रही है और परमानेंट बेसिस पर जो है वो कॉस्ट जो है गुड्स की जो बनाए जा रहे हैं या सर्विस रेंडर की जा रही है उसको जो है वो कम करना विदाउट इम्पेयरिंग देयर सुटेबिलिटी फॉर द यूज इंटेंडेड और डिमिनिशिंग इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब वही है कि जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी कोई भी डिमिनिशन नहीं होना चाहिए, कोई भी जो है वो कमी नहीं आनी चाहिए और साथ ही साथ जिस पर्पज़ के लिए वो प्रोडक्ट बनाया गया उस पर्पज़ के लिए, उस ऑब्जेक्टिव के लिए जो है प्रोडक्ट में कोई कमी ना आए, यानी कि उसका यूज़ प्रॉपर हो सके, उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, बट वो क्वालिटी मेंटेन रखते हुए परमानेंट बेसिस पर कॉस्ट को कम करना, दैट इज नोन एज कॉस्ट रिडक्शन। तो ये ध्यान रखना है कि इट इज़ ऑन परमानेंट बेसिस और उसमें जो है हमारा कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ उसके यूज़ के साथ या फिर उसकी क्वालिटी के साथ नहीं होगा। तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स इसके निकल के आ रही हैं, क्या आ रही हैं, तो द कॉस्ट रिडक्शन मस्ट बी रियल थ्रू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इंप्रूव डिजाइन, बेटर मेथड्स एटसेट्रा, की जो है वो कॉस्ट रिडक्शन जो है रियल टर्म्स में होनी चाहिए। उसकी प्रोडक्टिविटी, हम अपनी जो है वो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हैं, उसका प्रोडक्ट का डिज़ाइन में कुछ जो है वो हो सकता है कि उसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है या उसके प्रोडक्शन मेथड्स में जो है वो चेंज हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे जो हम चेंज कर सकते हैं रियल टर्म्स में और उसकी जो है परमानेंट बेसिस पर कॉस्ट को कम किया जा सकता है। इट मस्ट बी ऑफ परमानेंट नेचर, तो ये हमने ध्यान रखना है कि कॉस्ट रिडक्शन जो है वो परमानेंट नेचर पर, परमानेंट बेसिस पर होती है। एंड इट शुड नॉट इम्पेयर द क्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज, की उसकी क्वालिटी में भी कोई कमी ना हो और साथ ही साथ जो उसकी असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोडक्ट की या सर्विसेज की, उन असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स में कि उसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं तो वो फीचर्स कम नहीं कर देने हमने। अगर फीचर कम कर दिए जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट हम उसकी कम कर सकते हैं। कि अगर आपका जो है फॉर एग्जांपल हम मोबाइल का एग्जांपल ले लेते हैं, तो मोबाइल में अगर जो है उसका कह रहे हैं कि हम उसमें जो है पहले हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट 10,000 रुपीज़ आ रही है और हम उसमें जो है वो अपने कस्टमर को 3 GB रैम दे रहे हैं और अब हमें लग रहा है कि कॉस्ट को कम करना, तो उसका फीचर जो है वो उसकी रैम जो कैपेसिटी है उसको 3 GB की जगह हम कहते हैं कि 2 GB कर दो, कॉस्ट कम आ जाएगी। तो ऐसा नहीं करना हमने। तो कॉस्ट रिडक्शन में ध्यान रखना है कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसके फीचर्स हैं प्रोडक्ट के, वो कम नहीं करने, उसको रिड्यूस नहीं करना, उसकी क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। इंप्रूव की जा सकती है बट उसको जो है वो कम नहीं करना है परमानेंट बेसिस पर, और उसके साथ साथ जो है वो उसके फीचर्स को मेंटेन रखते हुए, उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए जो है प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करना, दैट इज नोन एज कॉस्ट रिडक्शन। देन एरियाज ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, एरियाज ऑफ कॉस्ट रिडक्शन की कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है जहाँ पर जो है हम कॉस्ट को प्रोडक्ट की रिड्यूस कर सकते हैं। तो कौन कौन सी फैक्टर्स हैं, जैसे प्रोडक्ट का डिज़ाइन, कि उसमें जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं कि कैसे वो बनाया जाएगा, किन किन मटेरियल्स का उसमें यूज़ किया जाएगा, क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक रहेगी, क्या मटेरियल का कॉम्पोजिशन रहेगा, कितने लेबर आवर्स उसमें इंक्लूड होंगे। तो उसमें जो है वो प्रोडक्ट का डिज़ाइन के अंदर जो है वो सब चीज़ें आ जाती हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसा मटेरियल मिक्स यूज़ किया जाए, इस तरह से मशीन आवर्स का या लेबर का यूटिलाइजेशन हो और उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाए, बनाया जाए। मैन्युफैक्चरिंग जब उसकी होनी है तो उसको कैसे डिज़ाइन करना है, मतलब कैसे बनाया जाना है, तो उसके अंदर
हमें वो सब चीज़ों को एनालाइज करना है जिससे जो है परमानेंट बेसिस पर जो है वो उसकी कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। हो सकता है कई बार हमारे पास जो है वो मटेरियल के डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं, तो कुछ मटेरियल्स जो है वो उनकी कॉस्ट कम आ रही हो सकती है, या उनके जो सोर्सेज डिफरेंट हो सकते हैं, किसी और दूसरे सोर्स से हमको चेकआउट कर सकते हैं। तो उसमें परमानेंट बेसिस पर क्या है कि हमें इस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि जिससे प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम हो जाए और जो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी मेंटेन्ड रहे। तो बहुत सारे जो हमारे जो है डे टू डे के यूज़ के प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें हम किस तरह से जो है उनका डिज़ाइन बना सकते हैं जिससे उसकी कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। तो प्रोडक्ट डिज़ाइन के ऊपर काम किया जा सकता है। देन प्रोडक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल का मतलब है कि उसमें जो है हमने उसके प्रोडक्शन को एफिशिएंट बनाना है, कॉस्ट एफिशिएंट बनाना है, और उसमें जो है वो देखना है कि कहाँ कहाँ किन किन रिसोर्सेज को कैसे कैसे एलोकेट करना है जिससे जो है उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम किया जा सके। अगर प्रॉपर प्लानिंग होगी और आपका जो है वो एफिशिएंटली आपने डिफरेंट रिसोर्सेज को एलोकेट किया होगा कि कितना मैन पावर, कितना मटेरियल, कितना टाइमिंग्स, कितनी एनर्जी और सब चीज़ें जो है उसको प्रॉपरली प्लान किया जाएगा, एफिशिएंटली मैनेज किया जाएगा, तो हम जो है प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। कि रिसोर्स एलोकेशन की ऐसा ना हो कि रिसोर्सेज की वेस्टेज हो। तो बेसिकली काम किया कि हमने जो है वो रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट करना है जिससे उनकी वेस्टेज कम हो जाए, और जब वेस्टेज कम हो जाती है तो आपकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और आप जो है वो कॉस्ट को परमानेंट बेसिस पर रिड्यूस कर पाते हैं। देन ऑर्गेनाइजेशन में जो है कि मतलब आ जाता है कि आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की कैसे डिसाइड करनी है, किस तरह का वर्किंग एनवायरनमेंट रहेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो सबकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहले से डिफाइंड है, एक पॉजिटिव और बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है, तो क्या है कि वो पॉजिटिव थिंग्स जो है वो ह्यूमन बिहेवियर में दिखती हैं, और जिसकी वजह से जो है उनकी एक पॉजिटिव अप्रोच की वजह से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से एफर्ट्स करते हैं कि प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। जब वो आप उनको एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्किंग कंडीशंस देते हैं, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, प्रॉपर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी डिसाइडेड रहती हैं, तो उससे जो है वो कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन प्लान होना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब कि उसमें अननेसेसरी जो हिरार्कीज हैं उनको रिड्यूस किया जा सकता है, प्रॉपर उनके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड किए जा सकते हैं, और अच्छी वर्किंग कंडीशंस उनको प्रोवाइड की जा सकती है जिससे हम जो है वो कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। देन प्लांट लेआउट एंड इक्विपमेंट। प्लांट लेआउट एंड इक्विपमेंट्स की जो है, प्लांट का लेआउट का मतलब कि किस तरह से जो है वो मटेरियल जो है वो प्रोसेस में जाएगा, और जो है वो किस प्रोसेस से होकर जो है वो फाइनली आउटपुट उसकी आएगी, साथ में कौन कौन से इक्विपमेंट्स मशीनरीज इस्तेमाल किए जाएंगे। तो जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स मशीनरीज जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो उन हर एक मशीनरी की, हर एक टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है वो जैसे जैसे चेंज होती रहती है उसके अकॉर्डिंगली जो है उसकी कॉस्ट भी वेरी करती है। तो हमें देखना है कि कौन सी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, कौन सी प्रोडक्शन टेक्निक, कौन से प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स जो है वो हमारे प्रोडक्शन के लिए बेटर है। एंड लेआउट का मतलब होता है प्लांट का कि क्या स्ट्रक्चर रहेगा। अब आप कह रहे हैं कि मान लो फॉर एग्जांपल कि यहाँ से आपने प्रोडक्ट को शुरू किया, फिर आपने प्रोडक्ट को यहाँ भेज दिया, फिर उसके बाद जो है सेकंड प्रोसेस यहाँ पे हुआ, थर्ड प्रोसेस के लिए आपने यहाँ पे लगा दिया, फोर्थ प्रोसेस आपने यहाँ पर भेज दिया, सिक्स प्रोसेस के लिए आपने यहाँ पे ले आए, सेवंथ प्रोसेस के लिए आप यहाँ पे ले आए। तो अगर जो है इस तरह से मूवमेंट होगी, इतनी ज़्यादा जो है अप एंड डाउन उसमें रहेंगे, तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। प्रोडक्ट की जो है उसके टूट फूट के चांसेस, उसका खराब होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो एक सिस्टमेटिक जो है वो हमारा प्लांट का लेआउट रहे कि अगर जो है वो स्ट्रक्चर यहाँ से शुरू हुआ तो एक सिस्टमेटिक लाइन में चलता रहे, और सिस्टमेटिकली जो है वो प्रोडक्ट वो प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए फाइनली जो है वो लास्ट स्टेज पर पहुंचे। ऐसा ना हो कि उसकी जो है वो अननेसेसरी मूवमेंट्स जो हो उसको हम कम कर सकें। तो इस तरह से हमें अपने प्लांट को जो है वो लेआउट को डिज़ाइन करना है कि एक स्मूथ फंक्शनिंग जो है हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस की चलती रहे। देन परचेजिंग एंड मटेरियल कंट्रोल। तो जैसे हमने बताया कि अगर मटेरियल है तो मटेरियल तो उतना ही लगना है जितना उसको, अगर हम कह रहे हैं कि उसकी क्वालिटी को हमने कम नहीं करना है, तो हम वेस्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं। वेस्टेज को रिड्यूस करने के बाद कम की जो है मटेरियल की वेस्टेज ना हो, मटेरियल को प्रॉपरली कंट्रोल किया जाए। बट उसके साथ साथ एक और फैक्टर जुड़ा होता है परचेजिंग का, कि कैसे जो है उसकी परचेज की जाए, यानी कि जो है वो कॉस्ट को कम किया जाए। तो उसकी सेंट्रलाइज परचेजेस हमारे लिए बेटर हो सकती हैं, डिसेंट्रलाइज बेसिस पर परचेज करना बेटर हो सकता है। तो वो परचेजिंग मेथड्स, टेक्निक्स, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जिसको आप सेंट्रलाइज बेसिस पर परचेज करेंगे, बल्क में परचेज करेंगे, आपको हो सकता है कि डिस्काउंट्स मिल जाएं, बट उसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ सकती है। और कुछ मटीरियल्स ऐसे हो सकते हैं कि जो आपको लोकल मार्केट से परचेज करने पड़ते हैं, वो लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, कम रेट्स पे मिल जाते हैं, उनकी जो प्रोडक्ट की लाइफ है या मटीरियल की लाइफ है वो कितनी है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को एनालाइज
सेंट्रलाइज करके जो है हम अपना परचेजिंग का जो है सिस्टम ऐसा बना सकते हैं कि जिससे जो है वो अगर सेंट्रलाइज परचेसेस से हमारी कॉस्ट कम हो सकती है तो हम सेंट्रलाइज का यूज करें, अगर डिसेंट्रलाइज से कम हो सकती है तो हम डिसेंट्रलाइज परचेसिंग मेथड्स को यूज करें, टेक्निक्स को यूज करें, और मटेरियल को जो है वो प्रॉपरली उसकी जो है वो स्टोरेज कंट्रोलिंग जो है वो होनी चाहिए, उसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएं ताकि उसमें कोई भी उसकी क्वालिटी में कमी ना आए और मटेरियल जो है वो वेस्ट ना हो, प्रॉपर टाइमली उसकी यूटिलाइजेशन पॉसिबल हो सके। देन मार्केटिंग। मार्केटिंग से क्या है कि आपका जो है प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाया जाना है। अब जब प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा दिया जाता है तो अल्टीमेटली क्या है कि जब वो कस्टमर्स के पास पहुंचती है, कस्टमर उसको यूज करता है और जो है मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो फिर जो है हमें उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्शन करते हैं। तो जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली जो है वो कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। जब बल्क में प्रोडक्शन की जाती है तो स्केल ऑफ इकोनॉमीज हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। तो उसमें मार्केटिंग में हमें साथ साथ ये भी देखना है कि जो हम मार्केटिंग की टेक्निक्स यूज कर रहे हैं कि हम जो है वो मार्केटिंग में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे आपका प्रमोशन से रिलेटेड है, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो उसको उनकी कितनी इफेक्टिवनेस है कि कौन सा मेथड जो है वो हमारे लिए बेटर है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बात कर लो, चाहे वो प्रमोशन मेथड के लिए बात कर लो, चाहे वो एडवर्टाइजिंग के लिए है, तो वो कौन सा मेथड जो है जिससे हमें जो है ज्यादा आउटपुट मिल सकती है और कॉस्ट उसमें कम आएगी। जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग जो है वो आजकल, या ऑनलाइन सेल्स जो है एक रिसेंट मेथड है जिससे जो हम अपने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कम कर सकते हैं, मिडल मैन्स को कम कर सकते हैं, और ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग जो है वो मास ऑडियंस के पास जो है वो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली एडवर्टीजमेंट्स पहुंचाई जा सकती हैं। तो हमें देखना है कि मार्केटिंग टेक्निक कौन सी यूज करनी है जिससे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक, ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स तक जो है वो इंफॉर्मेशन पहुंच सके और उससे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिल सके। देन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि प्रॉपर मैनेजमेंट हो, कि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रॉपरली मैनेज किया जाए, स्मूथ वर्किंग होनी जरूरी है। तो उसके लिए कि आपका जैसे फॉर एग्जांपल कि प्रॉपर जो है वो प्लांट्स, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, उनकी समय समय पर रिपेयरिंग हो, मेंटेनेंस हो, ताकि किसी भी टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना आए। और जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, ऑर्गेनाइजेशन की, उनको भी जो है वो मैनेज किया जाए, उसको जो है हम एडमिनिस्ट्रेशन में काउंट करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस की किस तरह से एडमिनिस्टर करना है हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, ताकि जो है वो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथली चलता रहे, उसमें कहीं पर कोई भी रुकावट ना आए। देन पर्सनल मैनेजमेंट एंड लेबर कॉस्ट। तो पर्सनल मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसको कह देते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो उसका ह्यूमन रिसोर्सेज है, क्योंकि मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, मटेरियल्स जो भी आपने ऑर्गेनाइजेशन में रखे हैं उनका जो बेस्ट पॉसिबल यूज है दैट डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमन रिसोर्स, कि वो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज कितने स्किल्ड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, टेक्निकली साउंड है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें जो है वो देखना है कि पर्सनल मैनेजमेंट उनको जो है हमारे पास जो है वो स्किल्स, एक्सपीरियंस, टेक्निकली साउंड पर्सन हो, जो कि एक्टिविटीज को सही तरीके से पूरा कर सके, जिससे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक जो है वो उसके फायदे मिल सकें। तो ऐसा नहीं है कि कम लेबर को कॉस्ट कम करने के लिए हम क्या कि अनस्किल्ड पर्सन या अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन को जो है वो रख लें, क्योंकि उनकी जो है वो सैलरीज वेजेस कम हो सकती हैं, बट अल्टीमेटली क्या है कि उससे हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कम हो सकती है, एफिशिएंसी कम हो सकती है। तो हमें ऐसा देखना है कि जो वर्कर्स, एम्प्लॉयज हम रख रहे हैं दे शुड बी एक्सपीरियंस्ड, स्किल्ड, टेक्निकली साउंड, कि जिससे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंप्रूव हो और उनकी जो स्किल और नॉलेज है उससे अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने काम को कम समय में इफेक्टिवली पूरा कर सके। देन फाइनेंस की बात आती है। अब फाइनेंस के बारे में जैसे आपको पता है कि फाइनेंस में बेसिकली क्या होता है कि फंड्स रेज करने वाली बात आती है, कहाँ से फंड्स को कलेक्ट करना है और दूसरा कहाँ पर उसको इन्वेस्ट करना है। तो कलेक्ट करने का मतलब, फंड्स को रेज करने का मतलब कि किन किन सोर्सेज से, कि डेट से, इक्विटी से, लोन से, डिबेंचर से, तो कौन से सोर्सेज से लिया जाए ताकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम किया जाए। क्योंकि अगर आपने जो है वो 1 लाख रुपए, फॉर एग्जाम्पल कि आपने 1 लाख रुपए जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट करने हैं, छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं 1 लाख रुपए का, तो अगर जो है एक बैंक आपको जो है वो 8% पे लोन दे रहा है, दूसरा जो है वो 10% पे देने के लिए तैयार है, तीसरा आपको 12% पे देने के लिए तैयार है, बट आपको मिल कितने रुपए रहे हैं, 1 ही लाख रुपए मिल रहे हैं, तो उससे समान आपका 1 लाख रुपए के बराबर ही आएगा। बट अगर आपने 8% पे लिया होगा तो कॉस्ट जो है वो आपको 8% इंटरेस्ट देना है, 10% पे लिया होगा तो 10,000 रुपए देने हैं, 12% पे लिया होगा तो 12,000 रुपए देने। तो वो कॉस्ट जो है वो, अगर रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ती चली जाएगी तो कॉस्ट जो है उसकी बढ़ जाएगी, खर्चा बढ़ जाएगा, बट
इफेक्टिवनेस में कोई इंप्रूवमेंट या कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने चाहे 12% पे लोन लिया है तो वो 1 लाख रुपए ज़्यादा काम करेंगे, और अगर आपने 8% पे लोन लिया है तो वो कम काम करेगा, ऐसा नहीं होता। तो वो 1 लाख रुपए की वर्थ 1 लाख रुपए के बराबर ही है। और तो उसमें क्या है कि हमें देखना है कि कम से कम कॉस्ट पर कहाँ से फंड्स मिल सकते हैं। दूसरी बात कि उसके लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कहाँ पर हैं, कौन कौन सी जगह पर इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस हैं उनको पहले एक्सप्लोर किया जाए, और ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज़ और गोल्स के साथ उनको मैच किया जाए, और उनकी जो है वो कोशिश की जाए कि जिससे जो है वो रिटर्न ऑन कैपिटल जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके। इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाए, तो उससे जो है हम परमानेंट बेसिस पर अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये कुछ एरियाज हैं जिनके ऊपर हम कंसंट्रेट करके जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। देन इसके बाद आता है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट रिडक्शन की, कौन कौन से टूल्स, टेक्निक्स, मेथड्स को यूज करके हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, जिसमें जो है वो पहले से ही स्टैंडर्ड्स फिक्स कर दिए जाते हैं, चाहे वो क्वांटिटी से रिलेटेड है चाहे वो प्राइस से रिलेटेड है, तो वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स फिक्स कर दिए जाते हैं। तो जब स्टैंडर्ड्स फिक्स कर दिया जाता है तो हर एक को पता है कि मुझे विद इन दीज स्टैंडर्ड्स जो है वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, बनाना है, उससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। तो उससे जो है कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है। जब आपको पता है कि इस मटेरियल को बनाने के लिए, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इतनी यूनिट्स ही मटेरियल की आप यूज़ कर सकते हैं, तो इतनी मटेरियल ही यूज़ करना है, तो आपकी कोशिश है कि उससे कम मटेरियल में आप उसको बनाएं। या मार्केट से परचेज करना है, हमने कहा जी उसको जो है वो उसके मटेरियल का रेट इतना होना चाहिए, स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, तो उससे कम ही रेट में जो है कोशिश होगी कि हम जो है उससे कम रेट में एक्वायर करें। तो उससे जो है हम परमानेंट बेसिस पर कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। देन सेकंड, बजटरी कंट्रोल की, कितना बजट आप उनको एलोकेट करते हैं। तो जो नॉर्मल कंडीशंस है उसको ध्यान में रखते हुए बजट एलोकेट किया जाता है। तो हर एक डिपार्टमेंट को पता है कि मेरा जो है वो इतना बजट है, और मुझे जो है वो इस बजट के अंदर अंदर जो है वो काम को कंप्लीट करना है। तो एक सेट टारगेट उनके पास होता है, तो उससे जो है वो एक्सीड करने की कोशिश नहीं करते। उनकी कोशिश होती है कि विद इन बजट जो है वो उस काम को कंप्लीट कर लिया जाए। बट अगर ये बजट्स वगैरह ना हो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को यूज ना किया जाए, तो फिर एक माइंड में कोई भी टारगेट नहीं रहता। जब टारगेट नहीं रहता तो हमारी जो है वो कॉस्ट अननेसेसरीली बढ़ जाती है। बट इनकी वजह से हम जो है वो कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। देन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जैसे आपको पता है कि मटेरियल तो जितना लगना है उतना यूज होना ही है, बट उसकी जो मटेरियल है उसकी जो ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट है उसमें बैलेंस बना के हम ऐसी क्वांटिटी यूज कर सकते हैं, ऐसी इतनी क्वांटिटी का ऑर्डर बना सकते हैं, क्वांटिटी साइज, कि जिससे जो है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट जो है वो हमारी टोटल मिला के जो है वो कम हो जाती है। क्योंकि अगर जैसे हमने जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी रिक्वायरमेंट के लिए अगर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, उतनी रिक्वायरमेंट के लिए हम जो है वो ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, तो उसमें क्या है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे डिपेंड करेगा कि अगर कम ऑर्डर्स प्लेस करते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाती है, बट मटेरियल को स्टॉक करने की, स्टोरेज करने की वो कॉस्ट बढ़ जाती है। बट अगर हम जो है वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ा देते हैं तो कैरिंग कॉस्ट कम हो जाती है, बट ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम जो है वो एक ऐसी क्वांटिटी डिसाइड कर लें जिससे जो है वो कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सके। देन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इसमें क्या होता है कि कॉस्ट एफिशिएंट प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दिया जाता है। रिसोर्सेज की प्रॉपर एलोकेशन, चाहे वो आपका मटेरियल है, लेबर्स हैं, मशीनरीज हैं, पावर हैं, तो किस तरह से जो है वो रिसोर्सेज की एलोकेशन होनी है ताकि जो है उन रिसोर्सेज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, कि आपका जो है वो ना मशीन आवर्स वेस्ट जाने चाहिए, ना लेबर आवर्स वेस्ट जाने चाहिए, जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, टाइमली ऑर्डर्स जो है वो कंप्लीट हो सके। तो उसके लिए प्रोडक्ट का पूरा प्रोडक्शन प्लान, कि कब कैसे उसको शुरू किया जाएगा, कब खत्म होगा, कब नया बैच शुरू होगा, तो वो सारी चीज़ें जो है उसके अंदर डिसाइड की जाती है। तो एफिशिएंट प्रोडक्शन के लिए, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल वो एक मेथड है। देन स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि स्टैंडर्ड्स फिक्स कर दिए, चाहे वो मटेरियल से रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है, मशीनरी, मेथड्स, इक्विपमेंट से रिलेटेड है। और सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि अननेसेसरीली जो डाइवर्सिफिकेशंस हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं प्रोसेसेस में, उनको रिड्यूस कर दिया जाता है कि उसको समझना आसान हो जाए। क्योंकि अगर समझना आसान हो जाता है तो इंप्लीमेंट करना आसान हो जाता है, और जब इंप्लीमेंट करना आसान हो जाता है तो हम जो है वो एफिशिएंटली उस काम को कर सकते हैं। क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं चीज़ें, समझनी मुश्किल होती है, तो उसकी इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, और हमारे रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट होते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि उसको, प्रोसेस को, सिस्टम को जो है वो सिंप्लीफाई किया जाए, अननेसेसरी जो डाइवर्सिटीज़ हैं उनको कम किया जाए, ताकि सबको समझने में, प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने में आसानी हो, जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। देन रैशनलाइजेशन का मतलब आपको पता ही है कि जो भी काम किया जा रहा है उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, उसके लिए रीजंस होने चाहिए कि क्यों ये काम किया जा रहा है, या इस एक्टिविटी की
या इस प्रोसेस की क्या रिक्वायरमेंट है, इससे अल्टीमेटली क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो वो रैशनलाइजेशन की सोच समझ के काम किया जाए, कि ऐसे नहीं कि हम पहले से करते आ रहे हैं तो उस काम को करते चले जाएं, कि पहले से करते आ रहे हैं बट उसकी यूटिलिटी नहीं है तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी जॉब्स हैं, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है, उनको उनकी कोई ना कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, उस काम को करने के लिए जो भी रीजंस हैं उसको एक्सप्लेन करना, दैट इज रैशनलाइजेशन। देन ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब है कि जो प्रोसेसेस हैं उसमें जो है ऑटोमेटिकली वो काम अपने आप परफॉर्म होते रहें, मैनुअल चीज़ों को कम किया जाए। जब चीज़ें जो है वो ऑटोमेटेड हो जाती हैं, ऑटोमेटेड का जरूरी मतलब ये नहीं है कि दैट इज बेस्ड अपॉन मशीनरी, कि वो सिर्फ मशीनरी के बेस पर ही ऑटोमेटेड होती हैं। ऑटोमेटेड का मतलब यहाँ पर ऑटोमेशन से रिलेटेड ये भी हो सकता है कि जो है वो लोग उतने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, उनकी एक्टिविटीज एक दूसरे के साथ इस तरह से मैच्ड हैं कि प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है, कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और ऑटोमेटिकली वो कंप्लीट हो जाता है। तो उससे जो है हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं अगर ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो पा रहा है प्रोसेस। देन डिज़ाइन एनालिसिस। तो डिज़ाइन एनालिसिस में क्या है कि इसमें हमें देखना है कि जब प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जानी है, कि क्या क्या फीचर्स उसके अंदर होने चाहिए, क्या क्या मटेरियल्स उसके अंदर यूज किए जाएंगे, और उसकी क्या क्वालिटीज, क्या फीचर्स होंगी, वो उसके जो उससे जो रिलेटेड डिसीजन है, दैट इज अ पार्ट ऑफ डिजाइन एनालिसिस। तो अगर एक इफेक्टिव डिजाइन हमने बना लिया है, उसमें से जो है वो अननेसेसरी पार्ट्स को एलिमिनेट कर दिया है विदाउट रिड्यूसिंग इट्स यूजेस, कि उसके यूज की जो क्वालिटी है उसको, या उसका जो यूज की जो सुटेबिलिटी है उसको कम करते हुए हमें ऐसा डिजाइन बनाना है कि जिसमें जो है वो अननेसेसरी चीजों को से उसमें से एलिमिनेट किया जा सके, और ये ध्यान रखते हुए कि क्या क्या चीजें उसके अंदर होनी चाहिए वो सब चीजें उसके अंदर इंक्लूड की जाए। तो ये डिजाइन एनालिसिस का पार्ट हो गया। देन क्वालिटी कंट्रोल। जैसे आपको बताइए कि कॉस्ट रिडक्शन में कॉस्ट को रिड्यूस करने के साथ साथ हमारे को जो है वो क्वालिटी को मेंटेन रखना होता है। तो क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, तो उसके लिए कुछ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स हैं जिससे जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है कि जो है वो रीजनेबल स्टैंडर्ड से कम नहीं जानी चाहिए। तो जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन रहे, टाइम टू टाइम उसकी क्वालिटी जो है वो चेक की जाए, कि ऐसा ना हो कि रिडक्शन की वजह से जो है हम उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को रिड्यूस कर दें। देन वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में जो है वर्क मेजरमेंट, मेथड स्टडी, कुछ पार्ट्स आते हैं कि उसका जो है वो किस मेथड से उस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा, क्या क्या मेथड्स, टेक्निक्स यूज की जाएंगी, तो क्या स्टेप्स रहेंगे, क्या प्रोसेसेस यूज किए जाएंगे, और जो काम किया जा रहा है वर्कर के द्वारा उसकी कैसे मेजरमेंट होगी, दैट इज अ पार्ट ऑफ वर्क स्टडी। कि मेथड स्टडी की मोशंस, मूवमेंट्स वगैरह उसकी चेक की जाते हैं कि अननेसेसरी मूवमेंट्स को, मोशंस को उसमें से हटा दिया जाए, कि जब काम किया जा रहा है तो अगर उसमें से अननेसेसरी कुछ मूवमेंट्स हैं उसकी तो वो रिड्यूस कर दी जाए, कम हटा दी जाए, और जो वो काम कर रहा है उसकी प्रॉपरली मेजरमेंट कैसे होगी कि किसने कितना काम किया है। तो वो टेक्निक्स हमें डेवलप करनी पड़ती हैं। अगर वो प्रॉपर डेवलप हो जाती हैं तो कॉस्ट को कम किया जा सकता है। देन जॉब इवैल्यूएशन एंड मेरिट रेटिंग। जॉब इवैल्यूएशन एंड मेरिट रेटिंग। जॉब इवैल्यूएशन का मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एफर्ट्स, की वो जो काम कर रहा है उसकी जॉब को इवेल्युएट करना है कि कितनी वर्थ है, यानी कि कितनी वर्थ का मतलब कि कितनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बियर कर रहा है, साथ में कितने एफर्ट्स वो कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, वो जॉब इवैल्यूएशन की उसकी कितनी वर्थ है। एंड मेरिट रेटिंग का मतलब है कि जो जॉब है उस वो जो काम कर रहा है उसके लिए कितनी कैपेबिलिटीज, कितनी स्किल्स चाहिए, और उसके बेसिस पर जो है उसको जॉब को इवेल्युएट करके उसकी मेरिट रेटिंग की जाती है कि कौन सी जॉब ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा वर्थफुल है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली फिर उनकी जो है वो कंपनसेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग वेजेस या रेम्यूनरेशन डिसाइड की जा सके, वर्थ उनकी डिसाइड हो कि कौन सी जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी वर्थफुल है। तो वो डिपेंड करता है कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको बियर करनी पड़ रही हैं, या कितने एफर्ट्स उसको उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए करने पड़ रहे हैं, या उसके लिए मेरिट रेटिंग में कि उसकी कितनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज, मिनिमम स्किल्स, एक्सपीरियंस, टेक्निक्स उसके पास क्या हो, ताकि उसको उन जॉब्स को उनको मेरिट के अकॉर्डिंगली रेटिंग की जा सके कि कौन सी जॉब किस किस इंपॉर्टेंस लेवल पर आती है। देन वैल्यू एनालिसिस। वैल्यू एनालिसिस क्या है कि क्रिटिकल असेसमेंट है जिसमें जो है हम ये देखते हैं कि जो कॉस्ट है वो कम रहनी चाहिए और वैल्यू उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। वैल्यू एनालिसिस कि हमारा जो है वो क्रिटिकल असेसमेंट हमने इस तरह से करनी है कि हमने कॉस्ट को रिड्यूस करना है और कॉस्ट के कंपैरिजन में जो है वो प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है, वो वैल्यू एनालिसिस हो गया। देन ऑर्गेनाइजेशनल एंड मेथड स्टडी। ऑर्गेनाइजेशनल एंड मेथड स्टडी इसमें क्या है कि
ये जो सिस्टम था दैट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ज़रूरत पड़ी कि हमारा जो ऑफिस का सिस्टम है उसकी कॉन्टीन्यूस चेकिंग होनी चाहिए और टाइम टू टाइम जो है उसमें इम्प्रूवमेंट और सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें काम करना है। तो दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड स्टडी का पार्ट है कि इसमें जो है हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मेथड्स हैं, प्रोसेसेस हैं, ऑफिस वर्क्स हैं, उनको जो है वो टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं ताकि जो है उसको प्रोसेस को इम्प्रूव किया जा सके और सिंप्लीफाई किया जा सके। देन मार्केट रिसर्च का मतलब होता है कि जो आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप बना रहे हैं उसकी वायबिलिटी को सर्च करना है कि मार्केट में वो प्रोडक्ट या सर्विसेज कितनी वायबल हैं, कितने जो है वो कस्टमर्स उसको खरीदने के लिए तैयार हैं, उनकी ओपिनियंस को फाइंड आउट करना, उनकी जो है वो राय को जानना या अपने टारगेट कस्टमर्स को जानना। दैट इज मार्केट रिसर्च की मार्केट के बारे में जानकारी कलेक्ट करना। और अगर सही मार्केट रिसर्च कर ली जाती है तो दैट मीन्स कहने का मतलब कि हम वही प्रोडक्ट्स, वही सर्विसेज या अपने टारगेट कस्टमर्स के अकॉर्डिंगली वही प्रोडक्ट सर्विसेज बनाते हैं जिनकी मार्केट में डिमांड होती है। तो उससे हम अपने मार्केट शेयर को बढ़ा सकते हैं। जब मार्केट शेयर बढ़ता है, कस्टमर्स बढ़ते हैं, तो आपकी सेल्स बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ती है और अल्टीमेटली जो है वो कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं वो आपके उतने ही रहते हैं और पर यूनिट एक्सपेंसेस उस प्रोडक्ट को या सर्विसेज को बनाने के कम हो जाते हैं। देन ऑपरेशनल रिसर्च एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक, ये कुछ साइंटिफिक मेथड्स हैं जैसे PERT, CPM, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स। तो इन मेथड्स से जो है हम अपने प्रोडक्ट्स की सर्विसेज कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो वो साइंटिफिकली मेथड्स, मैथमेटिकल टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं और उससे जो है हम अपने प्रोसेसेस को एनालाइज कर सकते हैं, मेथड्स को एनालाइज कर सकते हैं और जो बेस्ट सुटेबल मेथड है जिससे कॉस्ट कम हो सकती है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, तो वो चीज़ें हम सेलेक्ट कर सकते हैं, वो मेथड, वो टेक्निक्स चूज की जा सकती हैं। देन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इसमें क्या है कि बेसिकली कॉस्ट और बेनिफिट दोनों चीज़ों को कंपेयर किया जाता है कि कितनी कॉस्ट आ रही है उसमें प्रोडक्ट को बनाने में या सर्विसेज को प्रोवाइड करने में और अल्टीमेटली उससे कितने बेनिफिट्स मिलेंगे। तो वो एनालिसिस किए जाते हैं कि फॉर एग्जांपल कि आपने कोई टेंडर लेना है, टेंडर में इन्वेस्ट करनी है, या कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो कॉन्ट्रैक्ट में आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट होगी और अल्टीमेटली उस कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना होगा, कॉस्ट कितनी होगी, उसके बेसिस पर कितना बेनिफिट आपको मिलेगा। आपकी इन्वेस्टमेंट जो है, आपकी कॉस्ट जो है वो 10 लाख रुपीज़ की आ रही है, बट उससे जो है वो 12 लाख रुपीज़ आपको जो है वो बेनिफिट अराइज होगा। तो उस बेसिस पर जो है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किए जाते हैं कि सिस्टम्स को, प्रोसेसेस को एनालाइज करने के लिए। देन बिजनेस फोरकास्टिंग का मतलब दैट इज फॉर फ्यूचर, कि फ्यूचर में जो है क्या क्या रिक्वायरमेंट्स जो है वो बिजनेस की, सेल्स की, प्रोडक्शन की, उन सब चीज़ों को प्रिडिक्ट करना ताकि उसके अकॉर्डिंगली जो है वो बेटर सुटेबल स्ट्रेटजीज हम बना सकें। क्योंकि अगर हम जो है वो चीज़ों को सही प्रिडिक्ट कर पाते हैं तो हमारी एक्टिविटीज़ जो है उसके अकॉर्डिंगली पहले से तैयार होती हैं और हमारे रिसोर्सेज की, एफर्ट्स की वेस्टेज जो है वो बच जाती है अगर हमने पहले से सही प्रिडिक्शन की हुई है। तो बिजनेस फोरकास्टिंग इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, कि जितनी फोरकास्ट आप जो है वो एग्जैक्ट कर सकते हैं। वैसे तो फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन, बट बहुत सारे टूल्स, टेक्निक्स हैं जिससे हम हिस्टोरिकल डाटा के बेस पर या जो है वो मार्केट रिसर्च के बेसिस पर जो है वो फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हैं। और अगर हमारी फोरकास्टिंग एग्जैक्ट होती है तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन पहले से डिसाइडेड होता है और जिससे जो है हम अपने बेटर स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करके कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। ओके, थैंक यू।